सीटेट एक ऐसा एग्ज़ाम जो हमारी गवर्नमेंट टीचिंग जॉब को सुनिश्चित करता है। मैंने इसे क्वालिफाई किया है इस साल 2021 में और आप भी इसे क्वालिफाई कर सकते हैं। बट हाउ, कैसे आप इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, इसी चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हाय फ्रेंड, माई सेल्फ अंकित नागर एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू इफेक्ट्स ऑफ इंग्लिश यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपनी स्ट्रेटेजी जो हम अपना सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। एक चीज़ होती है इसमें कि सिलेबस एंड पेपर डिज़ाइन, ठीक है। बाकी चीज़ें तो आपको पता ही हैं, जनरली सभी को पता होता है, लेकिन जो एक सिलेबस है इसका और जो पेपर डिज़ाइन है उसको एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसका जो सिलेबस है इसमें 5 थिंग्स आती हैं, जिसमें CDP मेन होता है, CDP होता है इसमें, देन EVS होता है, मैथ्स होता है, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। 2 लैंग्वेज इसमें आती हैं। वो 2 लैंग्वेज कोई भी हो सकती है। जनरली कैंडिडेट्स क्या फिल करते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट संस्कृत और भी जितनी भी लैंग्वेज है, हमारी 22 लैंग्वेज हैं टोटल, उनमें से आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये होती है कि जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है वो सेकेंड लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दोनों लैंग्वेज अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो ये सिलेबस था प्राइमरी लेवल का जो हमने अभी डिस्कस किया। इसके बाद जो सेकेंडरी लेवल का सिलेबस होता है उसमें CDP होता है और मैथ साइंस या फिर जो आर्ट बैकग्राउंड के कैंडिडेट हैं वो सोशल साइंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 एज इट इज़ होता है, जैसे कि पेपर 1 में होता है ऐसे ही लैंग्वेज में भी होती हैं, बस थोड़ा लेवल उसका चेंज हो जाता है। पेपर 2 में, यानी कि जो जूनियर हाई स्कूल के लिए एग्ज़ाम होता है सीटेट, उसमें डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा चेंज हो जाता है लैंग्वेजेस का। अब जो सोशल साइंस या फिर मैथ्स एंड साइंस है उसमें डिफरेंस क्या होता है, उसमें फ्रेंड्स 60 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और 60 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज कीजिए हमने अपना सोशल साइंस लिया है तो हमारे 60 क्वेश्चन होंगे, और अगर हमने मैथ्स और साइंस लिया है तो उसमें भी हमारे 60 ही क्वेश्चन होंगे, 30 मैथ्स के लिए और 30 साइंस के लिए। अब हमारा जो डिज़ाइन है वो किस तरह से है, हमारा डिज़ाइन फ्रेंड्स इस तरह से है इस पेपर का कि इस पेपर में हम शुरू से डिस्कस करते हैं। जैसे कि प्राइमरी लेवल का डिज़ाइन क्या होगा, जो CDP होता है उसमें 30 मार्क्स का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है। CDP में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। उसके बाद EVS होगा, तो EVS 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, मतलब 30 मार्क्स के उसमें क्वेश्चन होते हैं और उसमें 15 मार्क्स का हमारा कंसेप्ट होते हैं, कुछ चैप्टर्स हैं सिलेक्टेड वो होंगे, और जो 15 मार्क्स होते हैं रेस्ट उसमें पेडागोजी आती है। ऐसे ही मैथ्स में होता है, 15 मार्क्स के कुछ चैप्टर्स हैं सिलेक्टेड और 15 मार्क्स की पेडागोजी होती है मैथ्स की। और उसके बाद लैंग्वेज में भी ऐसे होता है, 15 मार्क्स की लैंग्वेज कंसेप्ट एंड 15 मार्क्स पेडागोजी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों में। अब बात आती है पेपर 2 की, जो जूनियर हाई स्कूल के लिए 6 to 8, उसका सिलेबस भी ऐसे ही है। CDP 30 मार्क्स की होगी। इसके बाद जो SST आता है सोशल साइंस, वो 60 मार्क्स की होती है, जिसमें 40 मार्क्स का हमारा कंसेप्ट होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं, 3 सब्जेक्ट आएंगे उसमें, जैसे कि हिस्ट्री आएगा, ज्योग्राफी आएगा और सिविक्स आएगा। और जो हमारा मैथ्स एंड साइंस होता है उसमें भी 60 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमारे 40 मार्क्स कंसेप्ट्स होते हैं और जो 20 मार्क्स हैं वो पेडागोजी से रिलेटेड होते हैं। और ये जो क्वेश्चन पेपर होता है फ्रेंड्स, ये 150 मार्क्स का होता है और इसमें 150 ही क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए हमें 2.5 आवर मिलता है। 2.5 आवर में हम इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि इसमें हमें 160 + 120 150 मिनट्स हमें मिल जाते हैं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, जो कि काफ़ी एनफ होते हैं। अगर हमारी प्रिपरेशन अच्छी है और हमने घर पे खूब प्रैक्टिस की हुई है प्रीवियस ईयर को सॉल्व करके, तो हम इस क्वेश्चन पेपर को आसानी से कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि क्वेश्चन नेचर, क्वेश्चंस का नेचर कैसे होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन नेचर होता है फ्रेंड्स, ये कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मतलब कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कैंडिडेट का, तभी कोई भी कैंडिडेट इसको सोल्व कर पाएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट थिंग आती है कि सोर्सेज फॉर दी प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन करने के लिए हमें कौन कौन से सोर्सेज को
फॉलो करना चाहिए। तो उसके जो सोर्सेज हैं वो बुक्स एंड यूट्यूब दोनों सोर्सेज अच्छे हैं। जिनके पास में टाइम है, जिनके कैंडिडेट्स के पास में टाइम होता है, वो बुक्स को भी बुक्स को भी यूज़ कर सकते हैं, वो रीडिंग कर सकते हैं बुक से, और साथ साथ में यूट्यूब भी कर सकते हैं। और कई सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो वर्किंग है, जॉब भी कर रहे हैं ऑलरेडी, तो वो यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं। यूट्यूब भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है और कई सारे कैंडिडेट्स यूट्यूब की हेल्प से भी इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। लेकिन बुक्स ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। अब बात यह है कि बुक्स वर्सेस यूट्यूब, के बुक्स और यूट्यूब में से कौन सा बेस्ट सोर्स है इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, जो बुक्स हैं वो मैं कह सकता हूँ कि बुक्स आर दी अनबीटेबल। बुक्स का कोई भी मुकाबला नहीं है। पहले से ही बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। किसी भी टॉपिक को अच्छे से अगर हमें क्लियर करना है तो हमें बुक्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, और ऐसे ही सीटेट में भी। बट कई सारी कंडीशन में हमारे पास टाइम कम होता है, तो उस कंडीशन में आप यूट्यूब को भी रख सकते हैं सेकंड ऑप्शन में। लेकिन वो हमेशा जो यूट्यूब है या फिर ऑनलाइन जो भी है वो सेकंड ऑप्शन में रखा जाएगा, ना कि फर्स्ट ऑप्शन में। फर्स्ट ऑप्शन में हमेशा बुक रहती है। बुक को प्रायोरिटी दीजिए, और स्पेशली आप एनसीईआरटी को प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी जो है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए। सारा एग्ज़ाम जो है वो एनसीईआरटी सिलेबस से ही तैयार होता है। तो एनसीईआरटी की बुक्स तो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है अगर आप बुक्स पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आप यूट्यूब को भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी एक ठीक है, अच्छा जाएंगे। नेक्स्ट चीज़ है फ्रेंड्स के बेस्ट बुक्स। ठीक है, अगर हम बुक्स को फॉलो करते हैं तो बुक को रीड करते हैं तो कौन सी बुक बेस्ट है, तो सारी बुक बेस्ट होती हैं वैसे तो, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ट है। एनसीईआरटी तो आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़नी है। उसके साथ एनसीईआरटी को एक बार कंप्लीट करने के बाद आप कोई भी हेल्प बुक ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं हेल्प बुक। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके लिए एक वीडियो भी बना दूंगा कि कौन कौन सी अच्छी बुक है, कौन कौन सी अच्छी पब्लिकेशन है, आप उन बुक्स को बाई कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चीज़, बेस्ट चैनल। अगर हम यूट्यूब से प्रिपरेशन करते हैं या फिर बुक्स के साथ साथ हम यूट्यूब को भी यूज़ करना चाहते हैं तो कौन सा चैनल बेस्ट होगा। तो फ्रेंड्स, सारे ही चैनल बेस्ट हैं वैसे तो, और यहाँ पे मैं किसी चैनल का प्रमोशन भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे अच्छा लगा वो एक लेट्स लर्न चैनल है बाय हिमांशी सिंह। हिमांशी सिंह मैम है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छे से हमारे डाउट्स को क्लियर करती हैं। बहुत ही हेल्पफुल चैनल है, वो काफ़ी पॉपुलर भी है कैंडिडेट्स के बीच में। आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वो भी अच्छा चैनल है यूट्यूब पे सीटीटी के लिए। नेक्स्ट चीज़ है कि टाइम मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी हम एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो हमारे बोर्ड एग्ज़ाम थे इससे पहले या फिर जो अब हम कंपटीशन एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, तो इसमें टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अब जैसे कि हम जानते हैं कि इस एग्ज़ाम में हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, मेनली 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो हम अपने टाइम को डिवाइड कर सकते हैं 2-2 आवर्स में। ठीक है, जैसे 5 सब्जेक्ट्स हैं, हम सभी सब्जेक्ट्स को 2-2 आवर दे सकते हैं। तो ऐसे हमें नीड होगी कम से कम 10 आवर्स। ठीक है, 10 आवर्स हम पर डे पढ़ेंगे तो काफ़ी होंगे, और 2 आवर्स हम ऐसे दे सकते हैं जैसे हमने 2 आवर्स स्टडी की एक सब्जेक्ट के लिए, लाइक हमने सीडीपी किया 2 आवर्स के लिए। उसके बाद हम 1 आवर का ब्रेक ले सकते हैं, देन हम ईवीएस कर सकते हैं 2 आवर, देन हम 1 आवर का ब्रेक लेंगे, देन उसके बाद हम लैंग्वेज कर सकते हैं इंग्लिश, उसके बाद हम 1 आवर का ब्रेक लेंगे, उसके बाद हम मैथ्स कर सकते हैं, फिर हम 1 आवर का ब्रेक लेंगे। ठीक है, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन आप अगर इस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करेंगे ना कि 2-2 आवर्स आप स्टडी करेंगे, इसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम लाइक 1 आवर आप अपने आप को रेस्ट करने के लिए देंगे। उस रेस्ट में जो आपको कोई भी वर्क कर सकते हैं आप अपना, जैसे कि आपको ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, कुछ भी करना है आपको, तो वो कर सकते हैं। फिर वापस आके आप अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ सकते हैं, क्योंकि लगातार तो कोई भी नहीं पढ़ सकता और बहुत मुश्किल हो जाता है लगातार बैठे रहना। तो थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक भी बहुत ज़रूरी होता है। और मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि बीच में ब्रेक ज़रूर लें आप, और पानी अपने साथ लेके बैठें। ठीक है, आपके साथ पानी भी होना चाहिए। अगर आप विंटर्स में अपनी स्टडी कर रहे हैं, सर्दी का मौसम है, तो थोड़ा गुनगुना पानी लेके बैठें आप। और अगर आप गर्मियों में स्टडी कर रहे हैं तो आप नॉर्मल पानी आप अपने साथ लेके बैठ सकते हैं। ठीक, थोड़ी थोड़ी देर में आप उस पानी को पीते रहें। उससे क्या होगा कि आप थकेंगे ही नहीं, आपका जो माइंड है वो एकदम फ्रेश रहेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी आप घुट घुट करके पी सकते हैं बीच बीच में स्टडी के साथ साथ। ओके फ्रेंड्स,
ऐसे हम अपना टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। जब हम स्टडी करेंगे, और जनरली ये होता भी है कि जब हम स्टडी करते हैं, भाई मेंटली एक्सरसाइज है, तो उसके बाद हम थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस आ जाता है हमें, ठीक है, हम मतलब एक तरह से टेंशन में आ जाते हैं कि कई बार हम डरने लगते हैं कि कैसे इस एग्ज़ाम को करेंगे, इतनी सारी बुक्स हैं, इतनी सारा सिलेबस है। तो उन सब चीज़ों से डरना नहीं है, ठीक है, उसको हमें मैनेज करना है, ठीक है। जैसे हमें टाइम मैनेज करना है, ऐसे ही हमें स्ट्रेस भी मैनेज करना है। और स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए सबसे अच्छा होगा कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें। उस हेल्दी लाइफस्टाइल में हम सबसे पहले जैसे सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए जा सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा होता है क्योंकि सुबह सुबह एकदम फ्रेश एयर होती है, वो बहुत हमारे लिए हेल्दी होती है। और मॉर्निंग वॉक जो है कम से कम 100 मीटर की तो होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 100 मीटर मॉर्निंग वॉक करें सुबह को। उसके बाद वापस आने के बाद हम जो है योगा कर सकते हैं। योगा में प्राणायाम, अनुलोम विलोम बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। इससे हमारी मेमोरी भी शार्प होती है और हमें हमारे माइंड को भी इससे एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसके बाद हम शीट्स आसन कर सकते हैं। शीर्षासन बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो मेंटल वर्क करते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है शीर्षासन जो है। इसको भी हम थोड़ी देर कर सकते हैं, आधा मिनट या 1 मिनट, जो भी जितनी देर कर सकता है वो, या 1 मिनट काफ़ी होता है, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए शीर्षासन। एक मिनट आप कर सकते हैं मैक्सिमम। तो ऐसे हम, और इसके साथ साथ जो है आप एक हेल्दी डाइट को भी फॉलो कर सकते हैं। एक हेल्दी डाइट में मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, ये चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों को अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो इससे हमें विटामिन्स, प्रोटीन्स और जो कार्बोहाइड्रेट होता है एंड अदर इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे हमारी बॉडी को, और साथ साथ हमारी माइंड में भी जाएंगे वो, जिससे कि हमारी मेमोरी शार्प होगी और हमें पढ़ने में हेल्प मिलेगी और हम थकेंगे नहीं, हम बीमार नहीं होंगे। हमारी जो क्षमता है, जो हमारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है, वो बनी रहेगी, ठीक है। तो ये इस तरह से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, नीड टू फोकस बाय एवरी कैंडिडेट, ठीक है। तो हर एक कैंडिडेट को किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जब वो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहा हो या फिर टीईटी की प्रिपरेशन कर रहा हो। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मेरा आपको यही एडवाइस रहेगा कि सीटेट की प्रिपरेशन करते टाइम पे सीडीपी को हमें बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्योंकि सीडीपी इसमें मेन होता है। इसे आपको पता भी है कि 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, उन 5 सब्जेक्ट में सीडीपी को हर जगह रखा गया है। जैसे पेडागोजी को पेडागोजी को हर जगह रखा गया है। 30 मार्क्स का आपका ईवीएस है तो उसमें 15 मार्क्स का कंसेप्ट, 50 मार्क्स की पेडागोजी, और ऐसी लैंग्वेज में मतलब हर जगह पेडागोजी रखा गया है इसमें। जैसे हमारा मैथ्स एंड साइंस होता है तो उसमें 20 मार्क्स के मैथ्स एंड साइंस एंड 10 मार्क्स के जो हैं उसमें पेडागोजी रखी गई है। ऐसे ही सोशल साइंस का जो एग्जाम होता है इसमें, उसमें भी 40 मार्क्स का कंसेप्ट रखा गया है और 20 मार्क्स की जो है पेडागोजी रखी गई है। तो मेरी आपको यही एडवाइस है कि आप पेडागोजी पे ज़्यादा फोकस करके चलें, क्योंकि पेडागोजी इस एग्जाम में मेन होता है, ठीक है। वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। नेक्स्ट चीज़ जो है स्ट्रेटेजी, ठीक है। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरी आपको ये एडवाइस रहेगी कि आप इसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं। और उस अच्छी स्ट्रेटेजी में हो सकता है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को प्रायोरिटी दें, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ें, और सबसे अच्छा जो मेथड होता है, सबसे अच्छा जो तरीका होता है बुक्स को पढ़ने का, वो ये है कि आप चैप्टर वाइज बुक्स को पढ़ें। और सबसे आपको जो बुक्स के चैप्टर हैं उनको स्टार्टिंग से नहीं पढ़ना, सबसे पहले आप लास्ट में जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले उसके आप क्वेश्चंस देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, देन आप वापस चैप्टर पे आएंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपका जो फोकस है ना वो बढ़ जाएगा, आपको इंटरेस्ट भी आएगा स्टडी करने में, ठीक है। मैंने भी यही तरीका फॉलो किया था और आप भी यही तरीका फॉलो करके देख सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होता है। इससे हमारा इंटरेस्ट बढ़ता है उस चैप्टर को पढ़ने में। अगर हम पहले उस चैप्टर के क्वेश्चन देख लेते हैं तो उन क्वेश्चन के आंसर हमारा माइंड ढूंढना शुरू कर देता है चैप्टर के अंदर। और इसके साथ साथ हम चैप्टर को पढ़ते पढ़ते नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। जो हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है उसके हम नोट्स ले सकते हैं। और आपको एक ट्राई करना है कि जो आपके नोट्स हैं वो बड़े नोट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। पैराग्राफ टाइप में आपको नोट्स को नहीं रखना है। सिर्फ आप ये कोशिश करें कि आपके नोट्स जो रहेंगे वो बहुत शॉर्ट्स और कंसाइज होने चाहिए।
आपको एक ट्राई करना है कि आपका जो नोट है, एक टॉपिक का नोट एक ही लाइन में आ जाए, ठीक है, ओनली 1 लाइन को ही स्पेस करना चाहिए जो आपका एक टॉपिक है, ठीक है। उससे क्या होगा कि जब रिवीजन करेंगे ना, आप रिवीजन करते टाइम पे आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वो। जब आपके छोटे छोटे नोट्स होंगे तो आपको फटाफट रिवीजन होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये बात हुई कि बुक्स पढ़नी चाहिए हमें और बुक्स को हमें कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है, ये हमारी स्ट्रैटेजी हुई। सेकंड थिंग, जो हमने नोट्स लिए हैं, ठीक है, जो हमने सब्जेक्ट वाइज नोट्स अपने पास इकट्ठा किए हैं, उन नोट्स को हमें डेली रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। सबसे आप कोशिश करो कि जैसे ही आप सुबह को उठो तो सुबह उठते ही आप सबसे पहले उन नोट्स को रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपको कुछ पढ़ना है उसको आप पढ़ो, ठीक है। लेकिन नोट्स को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप रोज़ रिवाइज करेंगे नोट्स को तो उससे जो है वो आपकी मेमोरी में फिक्स हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि जब हमारे पास में 1 मंथ लेफ्ट होता है, ठीक है, जब हमारा एग्ज़ाम आने वाला है और हमें लगता है कि अब हमारे पास में सिर्फ 1 ही मंथ बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, तो उस समय हमें जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको सॉल्व करना शुरू कर देना चाहिए, और वो भी टाइमर के साथ, ठीक है। टाइमर लगा के हमें ये डेली ये ऑब्जर्व करना है कि हमने कितने टाइम में इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दिया। अगर हमारा टाइम सपोज कीजिए जैसे कि हमें जब हम एग्जाम में जाते हैं तो वहाँ हमें 150 मिनट्स मिलते हैं, और घर पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 150 मिनट्स शुरू में नहीं आएंगे। जब आप प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है कि आपको जो है 200 मिनट्स लग जाएं या फिर 220 मिनट्स लग जाएं इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते करते। लेकिन आपको जो है अपना टाइम देखना है, ठीक है। टाइमर लगा के स्टॉप वॉच लगा सकते हैं आप, अपने पास मोबाइल फ़ोन होता है, उस मोबाइल फ़ोन में भी आप स्टॉप वॉच लगा के देख सकते हैं कि आपका टाइम कैसे है, और उस टाइम को आपको डेली देखना है, ठीक है। आपको ये ऑब्जर्व करना है कि आप कैसे अपने टाइम को कम करते जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप 1 मंथ तक इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो एक तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है, एग्ज़ाम के टाइम पे जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसको आप अच्छे से कर पाएंगे घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो। दूसरा जो है कि जो टॉपिक हैं वो आपके टॉपिक साथ साथ में क्लियर होते जाएंगे, आप अपना सेल्फ असेसमेंट करते जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते करते आपको पता चलता जाएगा कौन सा आपका एरिया अच्छा है और कौन सा आपका एरिया ऐसा है जिसमें आपको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद आप कोशिश करें कि कम से कम आप 2 क्वेश्चन पेपर डेली सॉल्व करें, और दो नहीं कर पा रहे हैं, बाई चांस टाइम नहीं बच पा रहा है आपके पास, तो आपको एग्जाम से 1 महीने पहले कम से कम 1 क्वेश्चन पेपर तो डेली ही प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, और इसके साथ साथ आप हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करते जाएं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।